मैम ये लास्ट वाला तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बच्चे टाइम की किल्लत के वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हाँ हैं। मैम, वो बहुत टफ नहीं होता है कुछ, वो होती 10 तक ही मैथ्स ही है। आपको वो जो हमारे लो टाइम्स आते हैं कि नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रगल है, उसमें पापा ने ज़्यादा मोटिवेट किया, मम्मी ने मोटिवेट किया या सिबलिंग्स ने मोटिवेट किया? तो मॉक टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? तो फिजिक्स वाला मुझे लगा कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उसने इनको स्मार्ट बनाया। सर, हाउ इज दिस फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, आई एम फीलिंग वेरी हाई एंड क्रेडिट गोज टू फिजिक्स वाला। Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT. Today we have with us Pratishta Pandey and her father. She has cleared CLAT 2025 with All India rank 368. First of all, heartiest congratulations to you and your family. Sir, how is this feeling? I am feeling very proud, I am feeling very high and credit goes to physics वाला। Thank you sir, thank you very much. And you beta? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया, इतने टाइम का एक लंबा वेट भी था, तो जब फाइनली अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, एक कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, तो इस वजह से सबसे डोमिनेंट फीलिंग रिलीफ की है। एंड उसके बाद होपफुल भी हूँ फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी अहेड। राइट, आपको अभी कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने फ्रीज कर दिया है, फ्लॉट किया है, या फिर देयर इज अ होप कि कुछ और भी अलॉट हो सकता है? एक बार बच्चों को प्लीज वो भी बताइए। Okay. So, ma'am, in the first round, I've been allotted GNLU Gandhinagar, and I am hopeful that I'll get NLU Jodhpur, and that is why I've floated the option. And yes, so I'm very hopeful that I'll get NLU Jodhpur. ओके, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू देखने वाले हैं और आपसे मोटिवेट होने वाले हैं। तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं। तो सबसे पहले बेटा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? आपको किसने ज़्यादा मोटिवेट किया? आपको वो जो हमारे लो टाइम्स आते हैं कि नहीं हो पाएगा, बहुत स्ट्रगल है, उसमें पापा ने ज़्यादा मोटिवेट किया, मम्मी ने मोटिवेट किया या सिबलिंग्स ने मोटिवेट किया? मैम ये लास्ट वाला तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो मैम, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। ऐसे प्रेपरेशन के टाइम ऐसे दौर आते हैं जिस वक्त हम परेशान हो जाते हैं, जिस वक्त हम डाउन फील करते हैं, पूरा सिलेबस बचा होता है, हमें पता है कि हमें पढ़ना है बट फिर भी काम नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसे सारे वक्त में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। माई फैमिली इज़ दैट ऑफ अ टीचर्स। हमारा पूरा बैकग्राउंड टीचर्स का है। मेरे ग्रैंडफादर, फादर, अंकल्स एंड एवरीवन इज़ अ टीचर। अभी मैंने एक नया स्टेप लिया है, मेरे कज़न्स भी थोड़े से नए स्टेप्स ले रहे हैं, तो बैकग्राउंड तो पूरा टीचिंग का ही है, तो ब्लड में वो टीचिंग हमेशा से फ़्लो करता आया है। एंड इसकी वजह से हमारी एज के बच्चों को समझना भी आई गेस मेरी फैमिली को काफ़ी हद तक पता है। तो जब भी मेरे डाउन टाइम्स रहे हैं, हमेशा मेरे फादर ने मुझे लॉजिकली सपोर्ट किया है, मदर ने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया है, एंड मेरे ब्रदर ने, छोटा भाई है मेरा, उसने मुझे हमेशा हंसाया है। कभी भी मैं परेशान रहती हूँ, हमेशा उसने हंसाया है। सब ने, मेरे अंकल्स भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत इमोशनल, मेंटल, हर तरह का सपोर्ट दिया है। I'm very thankful for that. How beautifully you have elaborated this. सर, आपने अपने बच्चों का इतना सपोर्ट किया, उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है। जैसे कई बार मैंने नोटिस किया है, पेरेंट्स अगर टीचर्स होते हैं तो वो बच्चों को टीचर्स ही बनाना चाहते हैं, वो थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं एक नई फील्ड के लिए। तो सर, आपकी क्या विचारधारा है इस चीज़ पर? मेरा मानना है कि नॉलेज इज़ पावर, और विशेष रूप से कानून का जो ज्ञान है यह आपको ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। तो मैंने सोचा अगर मेरी बेटी कानून पढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाज के लिए और अच्छे से काम कर पाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेटा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आपने कैसे प्रिपेयर किया? हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, लॉजिकल, लीगल, करंट अफेयर्स, क्यूटी। हर सब्जेक्ट की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? कैसे प्रिपेयर किया? कितने टाइम में प्रिपेयर किया? ओके, सो मैम, मेरी टोटल प्रेपरेशन ऑलमोस्ट 4 to 4.5 months की रही है, जिसमें मैंने क्लासेस करी हैं,
DPP सॉल्व करी हैं, मॉक्स किया है एंड काफ़ी सारी रीडिंग भी करी है। मेरी ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रिजिड स्ट्रैटेजी कभी नहीं रही है। मैं थोड़ा सा फ्रीली फ्लो करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें, नंबर 1 पे इंग्लिश, तो इंग्लिश की सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टॉप नॉच होनी चाहिए। एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, शार्पन करने के लिए, द ओनली वे इज़ टू रीड as much as you can. Well said. रीडिंग से वोकेबुलरी बढ़ती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ती हैं, हमारे थॉट्स भी शेप होते हैं, हम कई पर्सपेक्टिव्स को समझना, देखना, जानना सीख जाते हैं। तो क्लैट जैसे पेपर में इसका बहुत महत्व है। हमें पैसेज की नज़र से हमें अब क्वेश्चंस को देखना पड़ता है, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो इंग्लिश का सबसे बेसिक रूल है रीडिंग। एंड इंग्लिश में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं बचपन से ही आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, सो दैट्स माई हॉबी, सो दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। Coming to legal, when I started my preparation, I had no idea. I did not know a single word about. बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। Yes मैम, सेम सिनारियो मेरे साथ था। तो लीगल में मुझे लगता है कि पहला स्टेप होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, हमें हल्का फुल्का पता होगा, पैसेज हमको तभी समझ आएगा। एंड इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्लासेस लें। तो जैसे मानसी मैम ने पढ़ाया, इसरा मैम ने पढ़ाया, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डियर टीचर्स। उन्होंने इतना प्रैक्टिकल तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हमें कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझाया। तो लीगल में नंबर 1 थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड देन लेटर वी कैन मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो दैट वी कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव अबाउट द इश्यूज प्रेजेंटेड इन द पैसेज। लॉजिकल में सबको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी। स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा जब बेस शुरू करने लगो तो लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। बट जब हल्का सा हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। लॉजिकल का वही बेसिक तरीका है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस को लेके हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। तो अगर हम फेमिलियर हैं क्वेश्चंस को लेके, हमारे भी कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जब रहता है तो उसकी वजह से हमारा गट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वेल सेड, वेरी वेल मेंशन्ड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो वो गट जो है ना, मुझे लगता है क्लैट जैसे पेपर में गट का बहुत बड़ा रोल है। हमें लगता है कि ये सही है, ये सुनने में ठीक लग रहा है, तो एक अच्छा खासा चांस है कि वो सही होगा, अगर हमने ऑब्वियसली अपनी एबिलिटीज़ को थोड़ा बहुत भी पॉलिश किया हुआ है। जीके मैम मेरे लिए सबसे टफ सब्जेक्ट था। मतलब ऐसा था कि मैं जीके पढ़ ही नहीं पाती थी। मैं, ऐसा होता है ना कि हिम्मत नहीं होती है बुक खोलने की, बिल्कुल। तो ये होता था जीके में मेरे साथ। तो धीरे धीरे जब टाइम बीतने लगा तो मुझे भी समझ आने लगा कि जीके का इतना बड़ा पोर्शन है, 30 क्वेश्चंस। जीके नहीं पढ़ा तो फिर नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है बिना जीके के कि क्लैट आपका क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि करंट टॉपिक्स को पिक करना शुरू करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे खोजा, हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करते थे। जो मैम क्लास में पढ़ाती थी उसके नोट्स, फिर यूट्यूब से भी हम उसी टॉपिक को एडिशनली देख सकते हैं। एंड जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो एक लाइक दे आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन। बिल्कुल। तो उनको रीड करके मैंने अपना जीके क्लियर किया। और जीके में सबसे बेसिक चीज़ होती है अपने फियर को फेस करना, क्योंकि मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट द थिंग इज दैट दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ जीके लाइक आई वॉज। सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम विच हिंडर्स योर ग्रोथ इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड लास्ट QT, आर क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स। तो इसमें मैम, इसमें भी प्रैक्टिस ही लगती है, क्योंकि जो क्वेश्चन का टाइप है वो बहुत ही यूनिक होता है। हमने, जैसे मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ी, तो 10th तक के मुझे कॉन्सेप्ट्स तो पता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक हम उनकी लाइक वेरीड
टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी नहीं आता है। और इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे नंबर 1, लर्न योर टेबल्स। टेबल्स ज़्यादातर बच्चों को नहीं याद, मुझे भी नहीं याद होती थी, बट एंड मोमेंट पे मैंने कोशिश करी कि जितना हो पाए टेबल्स याद करने से बहुत बेनिफिट रहता है, टाइम बहुत बचता है। डेफिनेटली टाइम बचता है। और कुछ ट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड ये सब याद होना चाहिए। साथ ही साथ सर ने हमको कैलकुलेशन की टेक्निक सिखाई थी, तो उन सब ने मिलकर बहुत काम किया। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सॉल्व हो जाता है कई लोगों से, बट प्रॉब्लम उसमें ये होती है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली बच्चे टाइम की किल्लत की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हाँ हैं। मैम, वो बहुत टफ नहीं होता है कुछ, वो होती 10 तक की मैथ्स ही है, बट बात यह है कि वो इस तरीके से रखी जाती है कि हम बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाते हैं और टाइम बहुत लग जाता है। एग्जैक्टली वो टाइम मैनेज करना ही तो मेन चीज़ है। क्लैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने ये 2 चीज़ें टैकल कर ली तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि बिना मॉक टेस्ट के जाएंगे तो भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, राइट? तो मॉक टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं ये भी बताइए। मैम, अगर क्लैट में नंबर 1 सिग्निफिकेंस किसी का है तो आई बिलीव कि वो मॉक्स का है। बिना मॉक्स के हम पेपर को लेके फेमिलियर नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, तो क्लैट एक ऐसा पेपर है कि दैट्स नॉट जस्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट्स एन एटीट्यूड टेस्ट एज वेल। तो स्किल टेस्ट, यू नो, इट चेक्स योर माइंडसेट कि आप किस माइंडसेट से पेपर देने बैठे हैं। आप ज़रा सा पैनिक करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब हमारे में कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही पेपर इजीली सॉल्व होता है, और हम जितना फेमिलियर रहेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो मॉक्स मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे, लाइक मैंने 70 to 80 मॉक्स दिए थे। तो मॉक्स का सबसे बड़ा रोल रहा है। काफ़ी मेहनत की है। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे को लगता है कि एग्ज़ाम ना सिर्फ नॉलेज बेस्ड होता है। उनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन रट ली और एग्ज़ाम दे लिया। एग्ज़ाम नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी स्किल्स का, आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। आप वो प्रिपरेशन जर्नी में कैसे रहे? आप स्ट्रेस फ्री थे या आप एंजॉय कर रहे थे? आपको वो जर्नी एक्साइटिंग लग रही थी? आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे पढ़ा? क्या स्ट्रेस लेवल था आपका? आपने किस तरीके से उसको डिकोड किया? ये सब चीज़ें मैटर करती है क्लैट एग्जाम में, और बच्चे यही सब चीज़ें नहीं समझते हैं और लास्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं। बेटा, आपके पहले मॉक टेस्ट का स्कोर क्या था, जो आपने पहला मॉक टेस्ट दिया था? मैम, सबसे पहले का ऑलमोस्ट 37 था। और आपका फाइनल स्कोर एग्जाम में क्या है? फाइनल मैम मेरा ऑलमोस्ट 99 पॉइंट समथिंग रहा है। अब वो 37 से लेकर 99 तक की जो जंप है, राइट, उसके अंदर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लगता है, जहाँ पर बच्चा मेहनत करता है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिना पेरेंटल सपोर्ट के ये होना सर पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे, जब सर 30, 32, 35 नंबर आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो डिमोटिवेटिंग फील होता है, डेफिनेटली जिनको लगता है नहीं हो पाएगा। आपके मन में भी कई बार आए होंगे ये सवाल कि पहली शायद बार- मेरे लिए क्लैट है ही नहीं, बिल्कुल। छोड़ दूं मैं क्लैट को, बिल्कुल। राइट? तो उसको कैसे टैकल किया? मैम, जब पहली बार मैंने मॉक दिया और फिर मैंने अपना स्कोर देखा, और उससे पहले मैंने सुन रखा था कि क्लैट जो है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है लॉ के लिए। तो जब मेरा इतना कम स्कोर आया तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि क्या मेरा लॉ के लिए एप्टीट्यूड है भी या नहीं है, क्योंकि बिना एप्टीट्यूड के किसी चीज़ को लाइफ टाइम करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, बिल्कुल बच्चे, और टायरिंग भी होता है साथ ही साथ। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि एप्टीट्यूड है या नहीं है। धीरे धीरे करके फिर उसको, अब नेगेटिव फीलिंग्स को थोड़ा सा इग्नोर किया फिर मैंने धीरे धीरे, और मॉक्स को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा रोल्स मॉक्स का ही रहा है। तो मॉक्स को सॉल्व करना, उसको एनालाइज करना, देखना क्या गलत है क्या सही है, उसके साथ साथ जब मैं करने लगी धीरे धीरे स्कोर्स बढ़ने लग गए। एक टाइम पे मेरा 60-70 पे कांस्टेंट हो गया था, 2 महीने बचे हुए थे, तो उस वक्त भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता था। बट सबसे लॉजिकल स्टेप यही होता है कि हम ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स को इग्नोर करें, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स पे फोकस करें, तभी हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। सर, ऐसा कभी हुआ है जब प्रतिष्ठा आपके पास आई हो? जैसे कई बार मेरे साथ होता था, मैं एग्ज़ाम्स जब देती थी सर,
तो मुझे याद है जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे, मेरे मार्क्स कम आते थे, मैं रोते रोते पापा के पास जाती थी और बोलती थी, पापा इतने मार्क्स आए हैं, आपको लगता है मेरा हो जाएगा? सर ऐसी कभी सिचुएशन हुई है, कभी ऐसी मोमेंट आई है जब प्रतिष्ठा आपके पास भाग कर आई हो, या फिर आपने प्रतिष्ठा को देखा वो रूम में बैठकर आराम से रो रही है बस, क्योंकि उस टाइम पे वो हेल्पलेस मोमेंट होती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं बेटा हो जाएगा, आई बिलीव इन यू। ऐसा मोमेंट सर कोई? ऐसा मोमेंट आया, कई बार आया, जब एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे काम करती थी, गणित के प्रश्नों को जब हल करती थी तो उसमें दिक्कत आती थी, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो वो सवाल लेके मेरे पास आती थी, तो मैं भी कोशिश करता था कि उन प्रश्नों को मैं हल करूं, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा समय लगे। तो काफ़ी प्रश्नों को तो हमने सॉल्व करके दिखाया, बताया, और साथ ये भी सलाह दी कि इसको लास्ट में करना। अगर समय कम बचता है तो 6 या 12 प्रश्न शायद पूछे जाते हैं, 12 प्रश्न, 12 सर। तो मतलब शुरू में इसको ना करना, नहीं तो समय अगर बहुत ज़्यादा लग गया तो जो चीज़ें आ सकती हैं जो कंपैरेटिवली इजी हैं वो चीज़ें छूट जाएंगी। बिल्कुल सर। सर वेटेज भी सेम है। और मैंने एक सलाह इनको ये भी दी कि भाषा पर शानदार तरीके से काम होना चाहिए। अगर आपकी भाषा एक्सीलेंट है, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि सारी परीक्षाएं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो 5 सेगमेंट्स हैं क्लैट के, वो सब इंग्लिश में ही होने हैं, तो अगर आपकी भाषा की समझ अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया है, तो प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और केवल तभी आप प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से दे भी सकते हैं। और मुझे खुशी है सर बच्चों ने अमल किया है, इन्होंने अमल किया। अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, और बहुत हेल्पफुल है वो चीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल अंग्रेजी की समझ। बिल्कुल। बेटा आपके मन में अभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ ऐसे ना करके ऐसे की होती तो शायद मेरी रैंक और अच्छी होती, राइट? तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, एक सबसे मेजर गलती मेरी हुई थी, आज तक मुझे उसका आंसर याद हो गया है, वो मेरी जीके में हुई थी। एंड उसका कॉज ये था कि जब हमारा पेपर था उसके 2-3 दिन पहले ऐसा कंसोर्शियम की तरफ से मैसेज आया था कि आप पेपर में टिक नहीं कर सकते, अंडरलाइन नहीं कर सकते। तो ऑल्दो मैं अंडरलाइन तो नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही देती थी, बट मेरी आदत थी कि मैं क्वेश्चंस में टिक करती थी। अब जब वो नोटिस आई तो थोड़ा सा मेरा एक पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो गया, एंड द प्रॉब्लम वाज दैट आई कुडंट अडैप्ट। तो बाकी सेक्शंस में हो गया। जब मैंने जीके का पैसेज पढ़ा, मैं क्या कर रही थी कि मैं क्वेश्चन करने के साथ साथ ही ओएमआर को फिल करते जा रही थी। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी। मैंने एक ओएमआर को फिल करा, उसके बाद जब मैंने अगला क्वेश्चन देखा तो मुझे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर उधर मिल गया, एंड वो इतना हर्ट किया था मुझे। तो इसीलिए एक सजेशन तो ये है कि पैनिक नहीं करना है। मैंने पैनिक किया, इसी वजह से मैंने जल्दी ओएमआर फिल करा और उसी वजह से मेरा वो क्वेश्चन भी गलत हुआ। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या गलत हो रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देना भी एक बहुत ही गलत डिसीजन होता है। बिल्कुल। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस में इशू था, जो एनालिटिकल का एक क्वेश्चन आ गया था, अब मुझे उस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, मुझे बहुत इजी लगते थे। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये तो मुझे आता ही है, इसमें मुझे 6 नंबर पूरे मिलने ही हैं। और उसी के चक्कर में, क्योंकि उसका आंसर तो निकल नहीं रहा था, उसी की वजह से मैंने अपना बहुत सारा टाइम उसी क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिया। और वो टाइम मैं कहीं और लगा सकती थी, जिससे क्या पता मेरा रिजल्ट थोड़ा सा और प्रोडक्टिव होता। वेल सेड। काफ़ी बार होता है ये सर, सारा खेल ही ओएमआर का है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, आई क्लियर्ड दैट एग्जाम इन माई फर्स्ट गो, बट मैंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया इंग्लिश में। 79 का क्वेश्चन 78 में मार्क किया। वो ऐसे करते करते 6 क्वेश्चंस मैंने गलत किए, 6 क्वेश्चंस गलत सर। लेकिन उस टाइम पे भी फिर मैंने अपने आप को बोला कि इट्स ओके, जितना हो गया, काम डाउन, अगला पेपर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आगे 50 क्वेश्चन और हैं, उस पर फोकस करो। आप जितना काम कंपोज्ड एग्जाम में रहेंगे उतना वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, राइट? चलिए अब एक ना आइस ब्रेकर गेम खेल लेते हैं, ठीक है? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। सो 1 वर्ड फॉर योर क्लैट जर्नी। जॉयफुल। जॉयफुल। सर आप क्या बोलेंगे अपनी बेटी की क्लैट जर्नी के लिए? कोई भी एक शब्द। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सोलो ग्राइंड या फिर ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी, ओके। अर्ली बर्ड या नाइट आउल? नीदर। नहीं, ओके, मतलब वो टाइम फिक्स नहीं था। हाँ नहीं, टाइम फिक्स नहीं था मेरे से, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं होता है। आई वर्क इन द बिटवीन, इन द मिड आवर्स। ओके, करंट अफेयर्स, यू लव इट और यू लोथ इट? Loathe it. Although I should love it, but maybe I'll start loving it in the future. राइट, ड्रीम NLU? NLU Jodhpur right now. ओके, अभी देखिए कुछ मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चंस हैं। कोई ऐसा मिथ जो आप बर्स्ट करना चाहते हैं क्लैट से रिलेटेड या क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड? बहुत सारे मिथ्स हैं आजकल, राइट? बहुत सारे बच्चों का मानना है कि बिना क्यूटी के एग्जाम निकल जाता है, राइट? एक तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है, नहीं निकलता है। इसके अलावा कोई मिथ जो आपको बर्स्ट करना हो? मैम एक सबसे बड़ा मिथ है और गलती भी सबसे ज़्यादा यही करते हैं लोग कि आप बिना रीडिंग के, आप बिना इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग के आप क्लैट को क्लियर कर सकते हैं। आप एक सर्टेन स्कोर पा सकते हैं, आप क्या पता आपकी रैंक आ जाए बाय चांस, बट जो रीडिंग है वो आपको पॉलिश करती है एग्ज़ाम के लिए। बिना रीडिंग के, बिना रीडिंग हैबिट के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, मैगजीन्स नहीं पढ़ेंगे, स्टोरीज़ नहीं पढ़ेंगे, नॉवेल्स नहीं पढ़ेंगे, तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट आपने नहीं बिल्ड करी है, भले ही वो 1 साल में ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना रीडिंग हैबिट के आपके लिए क्लैट क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो क्लियर हो भी जाता है तो लॉ स्कूल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। सर एक और चीज़ अभी बच्चे ने बताया तो मुझे याद आया, कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि क्लैट ना एलीट ग्रुप्स का एग्ज़ाम है, तो बच्चे वो एलीट की फीलिंग में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अगर बेटा जब आपने पढ़ाई की, आपने अपने फ़ोन से क्लासेस देखी या लैपटॉप से? लैपटॉप से देख। आपके पास कौन सा लैपटॉप था? HP का है। ठीक है सर, क्या प्राइस होगा लैपटॉप का? 40-50 हज़ार होगा। सर क्या आप अपने बच्चे को इससे महंगा लैपटॉप प्रोवाइड कर सकते थे? कर सकते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? व्हाट वाज द रीज़न? उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमने महसूस की कि काम उससे भी चल सकता है। तो सर आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि एलीट ग्रुप है, हमको चाहिए एलीट टेक्नोलॉजी, हमको चाहिए मैकबुक, हमको चाहिए एप्पल, उसके बिना हम पढ़ेंगे नहीं। तो टुडे यू हैव अ स्टूडेंट ओवर है जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, अपने स्टडी प्लान के साथ, राइट? बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डिड यू चूज PW क्लैट? मैम द मेजर फैक्टर वॉज अफोर्डेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैचेस आर वेरी अफोर्डेबल। मुझे 4 महीने प्रेपरेशंस करनी थी। आई डोंट थिंक दैट आई वॉज विलिंग टू इन्वेस्ट 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपीज़। तो नंबर 1 फैक्टर वॉज अफोर्डेबिलिटी। केवल अफोर्डेबिलिटी से भी काम नहीं चलता है, उसके साथ साथ रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। इस ईयर के पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था क्लैट का, उसमें मेरी 3,500 समथिंग रैंक थी। उस वक्त मैंने PW क्लैट के ही नेक्सस बैच से पढ़ाई करी थी, विच वॉज फ्री बैच YT। एग्जैक्टली। तो मैंने जब उससे पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि द टीचर्स आर लाइक जेम्स, यू गाइज आर ट्रूली अमेजिंग। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि बिना अच्छे टीचर के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब तो सब कुछ इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो नेक्सस बैच के साथ जो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था 15-20 दिन का, उसने मुझे गाइड किया कि आई न्यू दैट द टीचर्स आर ग्रेट, the faculty is great, the material is also good, and the batches are affordable as well. So that is why I chose PW CLAT and I'm not at all disappointed. I don't regret my decision at all. Right. So मेरा भी मानना है कि आप कठिन मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन बिना दूसरे से कुछ लिए, बिना दूसरे से मार्गदर्शन प्राप्त किए आप स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। तो मैंने भी चाहा कि ये कोचिंग कर लें, तो फिज़िक्स वाला मुझे लगा कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं और उसने इनको स्मार्ट बनाया और 4 या 4.5 महीने की मेहनत ने सफल भी बनाया। तो इसका श्रेय फिज़िक्स वाला को जाता है। Thank you, sir. Thank you very much for your kind words, sir. It's such a beautiful feeling to hear this from you. अब एक लास्ट चीज़ सर, आपके बच्चे ने
GNLU तक पहुंच गया है, राइट? अब शायद जोधपुर भी अपलिफ्ट होने वाला है, तो आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट और करते हैं, क्योंकि अब वो बार तो सेट हो गया है? अब मैं बच्चे को ऐसे तो फ्रीडम देता हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप करिए, लेकिन जो मेरा अंदर से मन है दैट इज़ जुडिशरी। आप जुडिशरी में जाएं समाज के लिए। वैसे तो हर तरीके से आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी में जाएं तो और अच्छी सेवा कर सकते हैं। आप बेटा? अभी मैम मैंने ऐसा कुछ बाइंड करके नहीं रखा है, अभी बस खुद से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी मैं उनको टैकल करूँगी, उन अपॉर्चुनिटीज से जो कुछ भी मिलेगा उसको एक्सप्लॉइट करके अपने बेनिफिट के लिए। लाइक एक्सप्लॉइटेशन इन जनरल इज़ अ नेगेटिव थिंग, बट अपॉर्चुनिटीज़ को, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को I get that. एक्सप्लॉइट करना इज़ आई कंसिडर दैट अ पॉजिटिव थिंग। तो अपॉर्चुनिटीज़ को टैकल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मुझे जो चाहिए मैं वो पा सकूं। अपने आप को लाइक आई वांट टू मेक माई सेल्फ डिजर्विंग ऑफ व्हाट आई वांट इन लाइफ। Right. Well said. It was a lovely interaction, sir and Pratishtha. Same here. Our students are going to gain a lot from this. और बहुत help होने वाली है. So thank you for coming and thank you for giving this interview. It was a brilliant interaction और बच्चों को बहुत help मिलने वाली है. Thank you. Right. Thank you, sir. Greetings. Thank So you well. very much.